इस बार वॉर सीधे दोस्त पर किया गया है, एक ऐसा फैसला जिसने पूरी दुनिया के एनर्जी सिस्टम को हिला दिया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ऐलान किया है कि वह अगले महीने ओपेक को छोड़ देगा और यह कदम सीधे तौर पर सऊदी अरेबिया के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ऊपर से देखने पर यह फैसला तेल उत्पादन की पुरानी बहस का नतीजा लगता है, जहां सऊदी अरब कीमत बढ़ाने के लिए सप्लाई कम रखना चाहता था, जबकि यूएई ज़्यादा उत्पादन करके मार्केट पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज़्यादा गहरी है, क्योंकि एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि ये फैसला अब पूरी तरह राजनीतिक हो चुका है और इसका सीधा कनेक्शन ईरान जंग से जुड़ा हुआ है। दरअसल यूएई लंबे समय से अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा था और अब उसके पास इतनी अतिरिक्त क्षमता है कि वे अकेले भी मार्केट को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि वे अब सऊदी दबाव से बाहर निकलकर खुद की रणनीति लागू करना चाहता है। लेकिन इस फैसले का टाइमिंग सबसे ज़्यादा सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि ये उस वक्त आया है जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के साथ मिलकर यूएई ईरान के खिलाफ सबसे आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई लगातार अमेरिका से जंग जारी रखने की मांग कर रहा है और उसने पर्दे के पीछे बातचीत की कोशिशों को भी कमज़ोर करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये फैसला शायद एक बड़े डील का हिस्सा हो सकता है, जिसमें यूएई, अमेरिका और इजराइल के बीच सुरक्षा समझौता हो सकता है, खासकर तब जब इजराइल ने यूएई को एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस हथियार देकर उसकी सुरक्षा में मदद की है। दूसरी तरफ सऊदी अरब एक अलग गेम खेल रहा है, जहां वे अमेरिका को सपोर्ट भी कर रहा है और साथ ही पाकिस्तान के ज़रिए मध्यस्थता भी करवा रहा है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच मुकाबला अब खुलकर सामने आ चुका है, चाहे वे यमन हो, सूडान हो या लीबिया। हर जगह दोनों अलग अलग पक्षों को सपोर्ट कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर तेल बाजार पर पड़ने वाला है, क्योंकि जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पहले ही लगभग बंद हो चुका है और ये अब यूएई अपने फुजेरा पोर्ट के ज़रिए तेल सप्लाई को डाइवर्ट कर रहा है। लेकिन असली ख़तरा लंबी अवधि में है, क्योंकि अगर यूएई जैसे बड़े प्रोड्यूसर ओपेक से बाहर निकलते हैं तो 65 साल पुराना ये गठबंधन टूट सकता है और दुनिया की तेल राजनीति पूरी तरीके से बदल सकती है। यानी साफ है कि यह सिर्फ एक संगठन छोड़ने का फैसला नहीं है, बल्कि मिडल ईस्ट की ताकत का संतुलन बदलने की शुरुआत है और आने वाले वक्त में इसका असर हर देश की अर्थव्यवस्था और हर आम इंसान की जेब पर पड़ने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरेबिया और ओमान को साफ संदेश दिया है कि वे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भारी तरीके से निशाना बनाने की योजना बना रहा है। यानी अब ये जंग सीधे टकराव से हटकर खाड़ी देशों के बीच दरार पैदा करने की दिशा में बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने यहाँ तक कहा है कि वे अमीरात को कुचल देंगे और इस दौरान उन्होंने रियाद और अबू धाबी के बीच चल रहे तनाव का भी जिक्र किया है। ये वही दरार है जो पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे गहरी होती जा रही है और अब ईरान उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ दोनों देश ईरान से नाराज़ हैं, वहीं दूसरी तरफ बातचीत भी जारी है। हाल ही में अब्बास अराक्ची और फैसल बिन फरहान के बीच बातचीत हुई, जो दिखा रहा है कि हालात कितने जटिल हो चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा संकेत तब मिला है जब ओपेक से यूएई के बाहर होने की खबर सामने आई। अभी जैसे मैंने इस वीडियो में आपको बताया, जिसने सऊदी यूएई रिश्तों में खटास को और उजागर कर दिया और दूसरी तरफ ज़मीनी हालात भी उतने ही गंभीर बने हुए हैं, क्योंकि इस जंग के दौरान यूएई पर करीब 2000 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा चुके हैं और यही वजह रही है कि दुबई जैसे शहरों में डर का माहौल है। होटल खाली हो रहे हैं और मशहूर बुर्ज अल अरब तक हमलों की झपेट में आ चुका है। लेकिन इसके बावजूद यूएई ने ईरान के खिलाफ सबसे आक्रामक रुख अपनाया हुआ है और वह अमेरिका से लगातार हमले जारी रखने की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, इस जंग ने इजराइल और यूएई के रिश्तों को और मजबूत कर दिया है। जहां इजराइल ने यूएई को लेज़र डिफेंस सिस्टम और एडवांस हथियार भेजे हैं, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब एक अलग रणनीति अपना रहा है, जहां वे अमेरिका को सपोर्ट भी कर रहा है और साथ ही पाकिस्तान के ज़रिए बातचीत की कोशिश भी कर रहा है। कुल मिलाकर
तस्वीर बिल्कुल साफ है कि ये जंग अब सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका या इजराइल नहीं रही है, बल्कि खाड़ी देशों के बीच भी शक्ति संतुलन की एक नई लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। और अगर ये दरार और गहरी हुई तो इसका असर पूरे मिडल ईस्ट की राजनीति और दुनिया की अर्थव्यवस्था दोनों पर। वॉशिंगटन से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आने वाले वक्त की जंग का चेहरा बदल सकती है। ज़रा सोचिए, जब फैसले इंसान नहीं बल्कि मशीनें लेने लगे तो दुनिया किस दिशा में जाएगी। इसी बीच यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी पेंटागन ने बड़ा ऐलान करते हुए 7 बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के साथ में समझौता कर लिया है, ताकि उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को सीधे अपने सीक्रेट और क्लासिफाइड नेटवर्क में इस्तेमाल किया जा सके। इस लिस्ट में ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वेब सर्विसेज, निविदिया, स्पेस एक्स और रिफ्लेक्शन जैसी कंपनियां शामिल हैं। पेंटागन का साफ कहना है कि उसका मकसद अमेरिकी सेना को एआई फर्स्ट फाइटिंग फोर्स बनाना है, यानी अब जंग में डेटा, एल्गोरिदम और मशीन इंटेलिजेंस सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहे हैं। बताया गया है कि इन तकनीकों से युद्ध के मैदान में तेज़ी से फैसले लिए जाएंगे, दुश्मन की गतिविधियों को पहले से समझा जाएगा और भापा जाएगा, और जटिल ऑपरेशंस में सैनिकों की मदद की जाएगी। लेकिन इस पूरे समझौते के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वो है एंथ्रोपिक, जो इस डील से बाहर है। दरअसल इस कंपनी ने अपने क्लाउड एआई सिस्टम को ऑल लॉफुल यूज़ के तहत बिना किसी रोक टोक इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पेंटागन ने इसे सप्लाई चेन रिस्क तक करार दे दिया और मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। हालांकि अंदर खाने खबर ये भी आ रही है कि अमेरिकी प्रशासन अभी भी एंथ्रोपिक के नए माइथॉन्स एआई मॉडल को हासिल करना चाहता है, जिसे साइबर अटैक और डिफेंस दोनों के लिए बेहद ताकतवर माना जा रहा है। उधर पेंटागन का दावा यह है कि उसके करीब 13 लाख कर्मचारी पहले से ही JenAI.mil प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे कई काम जो पहले महीनों में होते थे अब कुछ दिनों में पूरे हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे सेना और टेक कंपनियों का ये गठजोड़ मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे दुनिया भर में चिंता भी बढ़ती जा रही है, खासकर तब जब प्लांटेर जैसी कंपनियों पर आरोप ये लग रहे हैं कि उनकी तकनीक का इस्तेमाल रियल टाइम निगरानी और टारगेटिंग के लिए किया जा रहा है। इसी बीच पेट हेक्सेट ने सीनेट में सफाई देते हुए कहा है कि अमेरिकी सेना हर हाल नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि अब जंग के फैसले एआई के हाथों में जाएंगे तो क्या इंसानी जिम्मेदारी भी उतनी ही मजबूत रहेगी, खासकर तब जब ईरान में जारी हमलों में हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है और एआई आधारित टारगेटिंग सिस्टम पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि क्या ये टेक्नोलॉजीज़ सुरक्षा का नया हथियार बनेंगी या फिर इंसानियत के लिए नया खतरा साबित होंगी। ज़रा सोचिए, अगर तेल की नस ही दबा दी जाए तो पूरी दुनिया की सांसें कैसे थम जाएंगी। इसी बीच अमेरिका ने एक बेहद सख्त चेतावनी जारी कर दी है कि जो भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजरने के लिए ईरान को कोई टोल या फीस देगा उस पर सीधे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये चेतावनी ऐसे वक्त में सामने आई है जब यूनाइटेड स्टेट्स की नौसेना नाकेबंदी को 3 हफ्ते हो चुके हैं और ईरान के साथ सीज़फायर बातचीत पूरी तरह अटकी हुई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इस घेराबंदी को नामंजूर और असहनीय बताते हुए साफ कहा है कि उनके बंदरगाहों को इस तरह रोका नहीं जा सकता। लेकिन असली टकराव यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि दुनिया के करीब 20% तेल और LNG सप्लाई इसी जल डबरू, जो एक समुद्री रास्ता है जिसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, यहीं से गुजरती है। और यही वजह है कि ईरान ने पहले प्रस्ताव दिया था कि जो जहाज़ यहाँ से गुजरना चाहते हैं उन्हें फ़ीस देनी होगी, जिसे वाशिंगटन ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। अब ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी OFAC ने साफ चेतावनी दे दी है कि कोई भी कंपनी चाहे डॉलर में भुगतान करे, डिजिटल करेंसी दे या फिर चैरिटी के नाम पर पैसे भेजे, सब पर कार्रवाई हो सकती है। यहाँ तक कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और ईरान से जुड़े संस्थानों को किसी भी तरह का भुगतान भी प्रतिबंधों के दायरों में आएगा। इस पूरे तनाव के बीच खबर ये भी है कि तेहरान ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को एक नया सीज़फायर प्रस्ताव भेजा है, लेकिन व्हाइट हाउस ने इस पर चुप्पी साध रखी है।
हालांकि ये ज़रूर कहा यह गया है कि अमेरिका अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं चाहेगा और ना ही करेगा और ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका अपनी धमकी भरी नीति बदले तो बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि 7 अप्रैल के बाद से हमले भले ही कम हो गए हों, लेकिन तनाव ज़रा भी कम नहीं हुआ है और अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक बार फिर पूरी तरह बंद होगा या फिर कूटनीति आखिरी वक्त पर इस संकट को टाल देगी। क्योंकि अगर यहाँ कुछ भी बड़ा हुआ तो असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में अब दरार खुलकर सामने आने लगी है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या नेटो की एकता अब टूटने के कगार पर है। पिछले 48 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे बयान दिए हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका जर्मनी, इटली और स्पेन से अपने सैनिकों को हटाने पर विचार कर रहा है। ये वही देश हैं जहां दशकों से अमेरिकी फौजें तैनात हैं और जिनकी मौजूदगी को यूरोप की सुरक्षा की रीढ़ माना जाता है। दरअसल ये तनाव उस वक्त बढ़ा जब जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिच मर्ज ने खुलकर अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की कोई ठोस रणनीति नहीं है और ये युद्ध यूरोप की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। इस बयान से नाराज ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा है कि मर्ज को कुछ समझ नहीं है और उन्होंने यहाँ तक आरोप ये लगा दिया कि जर्मनी ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने देना चाहता है। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके साफ संकेत दे दिए हैं कि जर्मनी में तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या घटाई जा सकती है और जब उनसे इटली और स्पेन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, जिससे साफ हो गया है कि ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक संभावित रणनीतिक बदलाव हो सकता है। आपको बता दें कि जर्मनी, इटली और स्पेन में मिलाकर करीब 53,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जबकि पूरे यूरोप में यह संख्या लगभग 68,000 से ज़्यादा है। इन सैनिकों को यूएस यूरोपियन कमांड के तहत ऑपरेट किया जाता है, जो नेटो सहयोगियों के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा संभालते हैं। जर्मनी में स्थित रैमस्टीन एयरबेस अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है, जो मिडल ईस्ट ऑपरेशंस के लिए भी अहम केंद्र माना जाता है। और यही नहीं, ये सभी बेस सिर्फ यूरोप की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि अमेरिका के ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से इराक, अफगानिस्तान और अब ईरान तक सैन्य अभियान चलाए जाते रहे हैं। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं, क्योंकि नेटो के अंदर ही मतभेद गहराते जा रहे हैं। ट्रंप पहले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर नाराजगी जता चुके हैं। ऐसे में अगर अमेरिका अपने सैनिकों को यूरोप से हटाता है तो ये सिर्फ सैन्य कदम नहीं होगा, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी होगा जो ट्रांस अटलांटिक रिश्तों को हिला सकता है। हालांकि यहाँ एक कानूनी पेच ये भी है, क्योंकि 2026 के डिफेंस कानून के तहत अमेरिका यूरोप में अपनी सैन्य मौजूदगी को एक निश्चित स्तर से नीचे स्थायी रूप से कम नहीं कर सकता और यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस इस फैसले को रोक भी सकता है।